आज 100 नंबर के मुकाम पे पहुंचा हुआ है। हम सब भाग्यशाली है। और ये जो 100 नंबर है परिपूर्णता का नंबर, ये जो 100 नंबर है कमिटमेंट का नंबर। जब हम कहीं बात करते हैं बोलते 100% मीन्स पक्का कमिटमेंट। और CSRP के साधक का एक ही कमिटमेंट है, 7 - 1 = 0। उसके बाद 30 - 1 = 0 and 360 - 1 = 0। तो ये 100 नंबर है। अगर किसी का आयु 100 कंप्लीट करता है तो हमें उसे सेंचुरियन कहते हैं। और आज का ये युग सेंचुरी पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। हमारा फिजिकल बॉडी कहीं ना कहीं हमें साथ नहीं देता है। और ये 100 नंबर जो है, तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर वो 100 डिग्री पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हम ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जो सागर हमारे धवलेश्वर ने हमारे सामने रखा है। और उसका हमें थोड़ा स्वाद मिलता है, वो है दारासर की ये सीरीज की वजह से। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिर भी हमें आज कुछ समझ में नहीं आया तो फिर हम यूट्यूब पे जाते हैं, दारासर को फिर से सुनते हैं। फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं न कहीं हमारी पूर्णता को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम सब साधक मित्रों और की ओर से डॉक्टर दारासर के हम अहोभागी है, भाग्यशाली है कि हमें एक ऐसे टीचर मिले हैं कि जो हमारे मास्टर से उन्होंने जो कुछ कहा है उनकी अनुभूति से वो बोल रहे हैं। और ये टाइम में हमें कहीं न कहीं एक अच्छे टीचर मिल जाए, हमें एक अच्छी सहाय मिल जाए तो हमें को क्लैरिटी आती है। तो आज 100 का जो पर्व है वो सचिन तेंदुलकर का भी आज बर्थडे है। तो कुछ लोग 100 के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आज सबका अभिवादन करता हूँ और फिर से एक बार सहृदय से दारासर का भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, ताकि ये यात्रा चलती रहे और हमें हमारा मार्ग में कुछ प्रकाश आप डालें तो हम भी आगे बढ़े। ओवर टू दारासर। थैंक यू रुपेश भाई, बहुत दिनों के बाद आपको सुनना मिला। और गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये 100वां लेक्चर्स है, पर देखो प्रकृति में क्या होता है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरा दरवाज़ा जो खुलता है वो और ज़्यादा उपकारी होता है, और ज़्यादा हमें उससे फ़ायदा होता है। तो हुआ यूँ कि जब ये कोविड का प्रकोप मार्च 22 में एकदम बढ़ गया था और उसके बाद में लॉकडाउन चालू हुआ, तो सब लोग घर पर बैठे थे, सोचा कि क्या करें। उससे पहले तो हम कभी ऑनलाइन लेक्चर लेते नहीं थे और न सुनते थे, पर एक ऐसा मौका मिला कि भाई चलो और कुछ नहीं, क्योंकि शिविरें सब बंद हो गई थी, सेंटर पर कोई लोग आते नहीं थे। फिर भी थोड़ा कम्युनिकेशन होना तो ज़रूरी था, नहीं तो आदमी पढ़ता सुनता नहीं है तो डल हो जाता है। तो ये रुपेश भाई वगैरह मित्रों ने यही एक सेटअप बनाया कि हम ऑनलाइन चालू करते हैं। तो उस दौरान तो हमने गुजराती में कुछ लेक्चर्स लेना चालू किया था। इनर डिसिप्लिन जो गुजराती में है वो पढ़े थे। तो उसके तो जो उस समय भी करीब 25-30 लेक्चर गुजराती में लिए थे आंतरिक अनुशासन पर। ये 100 के अंदर नहीं है, वो तो 100 से परे है, क्योंकि जब से हमने हिंदी में लेक्चर लेना चालू किया वही लेक्चर यूट्यूब के ऊपर डालना चालू किया और वो 100 लेक्चर्स हुए हैं। उससे पहले और भी लेक्चर जो गुजराती में है उसको यूट्यूब में नहीं डाला हुआ है। मतलब कुल मिला के तो 100 से बहुत सारा ज़्यादा लेक्चर्स है। पर हिंदी में फिर ये सोचा कि अभी ऑनलाइन लेक्चर करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो तावरिया जी की सिस्टम को जानते नहीं हैं। बाहर के लोग जो है यूपी, बिहार, हरियाणा वगैरह के लोग, तो उनके तक भी ये सिस्टम पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। तो शायद नेचर ने यही एक इसका प्रोविज़न था कि हम तो वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते थे, पर ये एक ऐसा माध्यम डेवलप हुआ कि जिसके कारण बाद में
बहुत सारे लोग इस सिस्टम से जुड़े, बहुत सारे लोगों ने अभ्यास किया, हमारे यहाँ से बहुत सारी किताबें मंगवाई। तो एक पूरा नया एक जो है एक नई नई चीज़ उभर के सामने आई जब ये लॉकडाउन हुआ। तो कि भाई चलो कोई बात नहीं, लॉकडाउन में फेस टू फेस नहीं मिल सकते तो कम से कम इस तरह तो हम मिल सकते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ चालू हुई। और तावरिया जी की भी इच्छा होगी, परमात्मा की इच्छा होगी तो आज तक ये चालू रही है। बीच में शायद 2-4 लेक्चर मिस हुए हैं, इसके अलावा तो चालू है। और परमात्मा की इच्छा होगी तब तक ये चालू रहेगा। उद्देश्य यही है कि जो तावरिया जी की सिस्टम बहुत सारे लोगों के लिए अननोन है और ये एक खजाना जैसा एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, हमारी एक मनोकामना है। इसीलिए ये चीज़ करते हैं और चालू रखना चाहते हैं ताकि परमात्मा की जैसी इच्छा होगी ऐसा होगा। तो 2 समय से हम डिस्कोर्सेस पढ़ना चालू किया है लास्ट टाइम से। लास्ट टाइम ने हमने फर्स्ट मीटिंग में देखा था और फर्स्ट मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वो तावरिया जी ने पहली बार कोई छोटे से ग्रुप में ये इस तरह का लेक्चर लेना और समझाना शुरू किया था। 9 लोग थे, वो हमने देखा था। पर इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि एक पोज की टेक्निक उन्होंने जो दी है, जो लास्ट टाइम हम देख चुके हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वैसे तो है वो योग सूत्र का एक सूत्र है जिसको तावरिया जी ने एक टेक्निक बना दिया, पोज की टेक्निक। तो वो बहुत उपयोगी है क्योंकि देखो हमारा जीवन पूरा जो है वो प्रतिक्रिया से भरा हुआ है। प्रतिक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। किसी ने कुछ कहा और प्रतिक्रिया आ गई, किसी ने हमने कुछ सुना और प्रतिक्रिया आ गई। तो प्रतिक्रिया जिंदगी भर हमारी चलती रहती है और दिन में सुबह से लेकर रात तक प्रतिक्रिया ही हमारे अंदर होता है। प्रतिभाव यानी राइट रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं वो तो शायद ही होता है। तो प्रतिक्रिया को माने हमारे जो संस्कारजन्य जो हमारा उत्तर होता है उसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं। जो संस्कार से आया, जो हमारा जो रिस्पॉन्स है या हमारा जो प्रतिक्रिया हुई वो हमारे संस्कार से आई। एक चीज़ हमने देखी या एक चीज़ हमने सुनी तो उसके बाद अंदर जो विचार आया और विचार के बाद हमारा एक एक्शन हुआ, एक कर्म हुआ, ये सारा हमारे संस्कार के आधारित होता है। एक व्यक्ति एक चीज़ को देखती है और वही चीज़ को दूसरी व्यक्ति भी साइमल्टेनियसली देखती है, पर दोनों के प्रतिभाव या प्रतिक्रिया में अंतर होता है क्योंकि दोनों के संस्कार अलग है। तो पूरी जिंदगी जो है हम हर एक चीज़ को अपने संस्कार से ही देखते हैं, संस्कार से ही समझने का प्रयत्न करते हैं। पर प्रतिक्रिया के अंदर प्रॉब्लम ये क्या है कि उसके अंदर एक गैप नहीं है, इसकी वजह से गलत चीज़ बन जाती है। हमारी प्रतिक्रिया होती है वो सही ढंग से नहीं होती है, प्रतिभाव के रूप में नहीं होता है, रिस्पॉन्स के रूप में नहीं होती है, वो एक रिएक्शन के रूप में आ जाती है। तो हम जानते हैं कि रिएक्शन के अंदर तो कुछ ना कुछ गलत और कई बार तो इसके अंदर इरिटेशन और बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती है। ज़्यादातर प्रतिक्रिया के पीछे इरिटेशन एक बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। तो ये सारा चीज़ हमारे अंदर होती है। अब प्रतिक्रिया कब होती है? हम जानते हैं कि ब्रेन के अंदर पूरी प्रोसेस चालू रहती है और जब कुछ सुना या पढ़ा और उसके बाद में हमारा जो एक हमें जो उसके प्रति करना है उसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं। मतलब कि एक कान से सुन लिया और वो अच्छा लगा तो उसके बाद में हम जो कुछ कहेंगे या कुछ करेंगे वो चीज़ एक प्रतिक्रिया बन जाती है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मतलब कि हम अच्छे ढंग से भी उसको प्रसिद्ध कर सकते हैं या बुरे ढंग से या हार्श रूप से भी उसको हम कर सकते हैं। तो प्रतिक्रिया अनेक रूप से होती है। अभी हमारा काम क्या है या हम किस तरह इसके ऊपर हमारे ऊपर काम करें। प्रतिक्रिया जो है उसके लिए तावरिया जी ने टेक्निक बताई है पोज। तो पोज को किस तरह हम अमल करें, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में तो इतना एक फोर्सफुल अंदर चीज़ बनती रहती है, इतनी फास्ट होती है कि हमें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलता है। तो उसकी हमें थोड़ी थोड़ी नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए
कि अलग अलग जो इंसिडेंट बनते हैं उसके अंदर हमें प्रतीक ये पोज का किस उपयोग करना सीखना चाहिए। जैसे कि हम अभी तो ज़्यादातर हम मोबाइल तो सब यूज़ कर रहा है, तो मोबाइल के अंदर जैसे भी रिंग बजती है कि हम तुरंत उठा लेते हैं। अब आपको पोज की प्रैक्टिस करना है तो पोज तो एक्चुअल करना है तो यहाँ थॉट के ऊपर करना है, पर कि हम नेट प्रैक्टिस यहाँ छोटी छोटी चीज़ों में कर सकते हैं। तो जैसे कि रिंग बजी और हम तुरंत ही फ़ोन उठा लेते हैं, उसके बदले हमें तय करना है कि भाई जब तक 3 रिंग नहीं बजेगी तब तक मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। तो 3 रिंग तक का एक पोज आप मेंटेन कर पाओगे। इसी तरह और कोई भी चीज़ होती है इसके अंदर आप पोज की ये टेक्निक डालें। जैसे कि खाना खा रहा है तो हम खाने एक निवाले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मॉर्सेल्स जो निवाला है वो एक के बाद एक खाते जाते हैं। तो वहाँ एक छोटा सा 2 निवाले के बीच में एक छोटा सा पोज हम क्रिएट कर सकते हैं, जरा आप रुक जाते हैं। या टीवी देखते हैं उस समय हम कभी उसको म्यूट कर सकते हैं और म्यूट करके हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें हर एक इंसिडेंट के साथ कुछ ना कुछ बना लेना है और इसकी नेट प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जाके जो थॉट के ऊपर काम होगा। क्योंकि नॉर्मल कोर्स के अंदर जब कोई इंसिडेंट बनता है तो इतनी फास्ट क्रिया बनती है, वहाँ पोज डालना थोड़ा मुश्किल होता है और याद भी नहीं आता है। तो कम से कम इस तरह की हम थोड़ी नेट प्रैक्टिस की होती है तो एक याद आ जाता है कि नहीं मुझे तो पोज करना है, ये व्यक्ति ने कुछ कहा है तो मैं इमीडिएटली उसको नहीं जवाब दूंगी। तो इस तरह हम पोज का अभ्यास हमारी डेली लाइफ के अंदर भी कर सकते हैं, ये करना ज़रूरी है। और जिन लोगों के अंदर इम्पेशेंस ज़्यादा है, धीरज नहीं है, इन लोगों के लिए ये पोज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको सब फटाफट करने की आदत होती है। तो वो उन लोगों को पोज भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जिस तरह धीरे धीरे ये सब माइंड की ट्रेनिंग है इस तरह का, और इसके अंदर ही एक शब्द आता है माइंड कंट्रोल। अगर हमने देखा था लास्ट टाइम उसके, तो माइंड कंट्रोल जो है यही पोज है, और वो चीज़ हमें धीरे धीरे करके सीखना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये थोड़ा पोज के बारे में लास्ट टाइम तो देखा था, आज मुझे कुछ और याद आया तो मैं उसको ये भी शेयर करना चाहता था। अब सेकंड मीटिंग भी हमने लास्ट टाइम शुरू कर दी थी। उसके अंदर भी हमने देखा था कि भाई ये जो तावड़िया जी कहते हैं कि पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर हार्डली 5% ऐसे लोग होंगे कि जो राइट ब्रीदिंग और राइट थिंकिंग करते हैं। मतलब कि 95% उससे भी ज़्यादा लोग जो है पृथ्वी के ऊपर, उनका रॉन्ग ब्रीदिंग होता है और रॉन्ग थिंकिंग होता है। तो ये दोनों को करेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, और दोनों आपस में जुड़े हुए भी है। अगर राइट ब्रीदिंग को हम राइट करते हैं तो हमारा थिंकिंग भी राइट होगा, और अगर थिंकिंग के ऊपर सीधा काम करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इस तरह हम काम कर सकते हैं, और इसके लिए तावड़ी जी ने 3SRB तो दिया ही है। 3SRB द्वारा हम ब्रीदिंग जो है उसको करेक्ट करते हैं तो आगे जाके हमारा थिंकिंग भी करेक्ट होता जाएगा। और एक इसके अंदर जो 3 सूत्र आगे उन्होंने दिए हैं उसकी हम चर्चा कर रहे थे। पहला सूत्र हमने देखा था, वही फिर से पढ़ते हैं। तो डिस्कोर्सिस 1 मीटिंग 2 पेज नंबर 5, उसमें अभी बुक 1 का 34 जो सूत्र है वो क्या है कि द पीस ऑफ चित्त माइंड स्टफ इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाय द रेगुलेशन ऑफ द प्राण और लाइफ करंट। तो प्राण क्या है और प्राण का नियमन से क्या होता है, ये इस सूत्र में बताया है, और इसकी चर्चा हमने की थी कि भाई प्राण से इसका एक प्राण के जब नियमन होता है तो चित्त जो है हमारा शांत होता जाता है। और इसको तावड़िया जी ने आगे जाके यही सूत्र को प्राण को जो है, क्योंकि उसमें प्राण की बात है इसलिए इसको 3SRB के साथ भी जोड़ा था आगे जाके, कि भाई ये जब हम एडवांस प्रैक्टिस करते हैं 3SRB की, तो प्राण का इंटेक जो हमारा बढ़ता जाता है। और तो प्राण का इंटेक बढ़ाने की एक टेक्निक यही है कि 3SRB को
हमें अच्छी तरह करना है, मतलब श्वास और प्राण को सिंक्रोनाइज करना है, तो वो 3SRBC ही हो सकता है। तो जब प्राण और श्वास सिंक्रोनाइज होता है तो अपने आप में प्राण का रेगुलेशन होता रहता है और चित्त धीरे धीरे करके शांत होता जाता है। उसके बाद दूसरा सूत्र उन्होंने लिया है, वो भी बुक 1 का 31 सूत्र है। बुक 1 मतलब कि महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, जिसके अंदर पहला जो चैप्टर है जिसको वो समाधि पाठ कहते हैं, उसका 31 सूत्र जो है वो क्या है, पेन, डिस्पेयर, मिसप्लेस बॉडीली एक्टिविटी एंड रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ लाइफ करंट आर द रिजल्ट ऑफ द ऑब्स्टिकल्स इन द लोअर साइकिक नेचर। अब ये जो एक प्रकार का यहाँ ऑब्स्टिकल्स बताए हैं, और इसके पहले एक सूत्र भी आता है जिसको अंतराय कहते हैं। तो 9 प्रकार के अंतराय महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, और वो 9 प्रकार के अंतराय जो है ऑब्स्टिकल्स है, उसके ऊपर व्यक्ति काम नहीं करती है तो आगे जाके ये 4 प्रकार के और ऑब्स्टिकल्स उसके अंदर डेवलप होते हैं, उसका लोअर साइकिक नेचर के अंदर। वो 4 चीज़ क्या है, पेन माने दुख। अब दुख फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, पर यहाँ ज़्यादा फिजिकल की बात है कि भाई दुख, फिर जो है निराशा, डिस्पेयर माने निराशा, फिर मिसप्लेस बॉडीली एक्टिविटी माने अंग में जयत्व। ये सब संस्कृत के शब्द है जो सूत्र के अंदर है। और ये जो रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ लाइफ करंट है, उसको श्वास प्रश्वास कहा है कि श्वास प्रश्वास सहभुआ। तो ये सहभुआ मतलब कि जो वो आगे अंतराय बताया उसके साथ में ये भी है, तो वो 9 है और ये 4 है। तो ये लोअर साइकिक नेचर माने क्या है कि हमारा जो एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो एक इमोशनल पार्ट है उसको साइकिक नेचर कहा गया है। और लोअर साइकिक नेचर मतलब कि जो इसके अंदर एक निम्नता आ जाती है, मतलब कि एक जो लोअर साइकिक नेचर व्यक्ति के अंदर कैसे डेवलप होता है कि जिसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी वो इकट्ठा करती ही रहती है व्यक्ति के अंदर, तो उसके अंदर लोअर साइकिक नेचर डेवलप होता है। ये एस्ट्रल बॉडी के अंदर है। तो ये जो है साइकिक नेचर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा एस्ट्रल बॉडी का एक प्रकार का समझो कि एक मन का एक भाग है। तो इसीलिए ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होती है, दुख, निराशा, अंग में जयत्व, और श्वास प्रश्वास के अंदर खामी आ जाती है, श्वास प्रश्वास ठीक तरह से नहीं चलते। अंग में जयत्व मतलब कि बॉडी जो है वो उसके अंदर क्रैम्प होता है और कुछ प्रकार की तकलीफें उसके अंदर डेवलप हो जाती है, तो इसको मिसप्लेस बॉडीली एक्टिविटी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का एक प्रॉब्लम्स है, और साधक को अगर सही ढंग से साधना करते हैं तो ये इससे व्यक्ति बच सकती है। और तीसरा सूत्र जो है वो बुक 3 के अंदर है। बुक 3 माने विभूति पाठ, उसका 15वां सूत्र है। द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस मॉडिफिकेशंस ऑफ द वर्सेटाइल साइकिक नेचर एंड ऑफ द थिंकिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ भी फिर से साइकिक नेचर का एक शब्द आया है, और थिंकिंग प्रिंसिपल माने क्या है कि जो हमारा ब्रेन का पीछे का हिस्सा है और जहाँ हमारी मेमोरी पड़ी है, जिसको हम शैलो मेमोरी और डीप मेमोरी कहते हैं, इस एरिया को सावरिया जी थिंकिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये थिंकिंग प्रिंसिपल ये हमारे अंदर, इसका हम जानते हैं कि किस तरह इनकमिंग इम्पल्स आता है और उसके साथ में यहाँ से मेमोरी पैटर्न जो निकलती है, और इसके आगे जाके ये चीज़ विचार के रूप में प्रकट होती है। तो ये सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि भाई विकास की जो प्रक्रिया है उसके अंदर साइकिक नेचर और थिंकिंग प्रिंसिपल की जो मनोवृत्ति है उसके ऊपर ये विकास की प्रक्रिया का आधार है। कहने का मतलब क्या है कि साइकिक नेचर हमारा जितना अच्छा होगा, और ये जो हमारा थिंकिंग प्रिंसिपल माने कि जो हमारी मेमोरी की जगह है, वो दोनों ठीक होंगे
मतलब कि हमने साधना करके जो हमारी मेमोरी है उसको ठीक कर लिया है और हमारा साइकिक नेचर है उसको भी हमने ठीक ठाक कर लिया है, तो हमारा विकास की प्रक्रिया जो है वो सही ढंग से चलती रहेगी। ऐसा कुछ इस सूत्र के अंदर वो कहना चाहते हैं। अब तावड़िया जी इसका डिटेल में समझाते हैं आगे। लेट अस एग्जामिन द फर्स्ट कोटेशन, द चित्त और द माइंड स्टफ। तो पहला जो सूत्र है उसके अंदर शब्द आता है चित्त या माइंड स्टफ। 34th जो सूत्र है उसके अंदर द ब्रेन हैज़ 4 sections। नंबर 1 द फ्रंट लोब और व्हाट वी कॉल टर्म फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग द रजिस्ट्रेशन एरिया। तो ये सब चीज़ें हम इंटर डिसिप्लिन में देख चुके हैं, फिर भी साथ साथ समझते जाएंगे कि जो ब्रेन का आगे का हिस्सा है जिसको हम फ्रंट लोब कहते हैं या जिसको हम कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, आगे का जो हिस्सा है हमारा, वो आगे का हिस्सा को तावड़िया जी सेक्शन 1 में बताते हैं और उसको रजिस्ट्रेशन एरिया कहते हैं। और ये हमने ये भी देखा है कि ये रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर ही हमारे 4 सेंटर्स IESM जो सेंटर्स है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स एंड मूविंग, ये चारों ये रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर आया है। मतलब सेक्शन 1 के अंदर चारों केंद्र की कामगिरी चल रही है। अब दूसरा सेक्शन क्या है? द बैक ऑफ ब्रेन, द मेड्यूला ऑब्लंगेटा। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग we shall term memory area. This area is subdivided into 2A and 2B. That is 2A is memory shallow, that is memory of the life only and this life only, and 2B is memory deep, that is memory of all the previous births going back over millions or billions of years and more. अब ये दूसरा सेक्शन जो है वो पीछे का जो सेक्शन है, जो जिसको साइंस में मेड्यूला ऑब्लंगेटा कहते हैं या हम जिसको तालुका कहते हैं, और वो इस एरिया के अंदर जो मेमोरी 2 प्रकार की मेमोरी, इस जन्म की मेमोरी है जिसको शैलो मेमोरी कहते हैं, और जो अनेक जन्मों की जो मेमोरी इकट्ठी हुई है उसको डीप मेमोरी कहते हैं। अब समझने की बात ये यहाँ कहा है कि भाई मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स एंड मोर। तो शायद ये प्रश्न उठता है कि भाई ये तो छोटा सा दिमाग है और उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ ये मेमोरी सब पड़ी हुई है, तो इतने लाखों करोड़ों जन्म की मेमोरी इस जैसे छोटे से ये एरिया के अंदर छोटे से हिस्से में किस तरह इतनी सारी मेमोरी इकट्ठी हो सकती है। तो पहली बात ये कि एक ये समझने की बात ये है कि यहाँ जो मेमोरी पड़ी है वो मेमोरी एक न कि कोई इंसिडेंट के रूप में, मतलब कि लाखों जन्मों में तो हमने कितनी एक ही जन्म में हम हजारों लाखों बार प्रतिक्रिया करते हैं और लाखों क्रियाएं हमारी होती है, तो वो सारी की मेमोरी नहीं बनती है। पर इसका मतलब कि वो घटना के रूप में वहाँ कोई ये नहीं है कि भाई 5000 साल पहले मैंने क्या खाया था, मैंने क्या पहना था, उसकी कोई मेमोरी उसमें पड़ी। इस तरह नहीं होता है। मेमोरी जो है वो एक कंडेंस फॉर्म में होता है। मतलब कि एक जैसे एक एसेंस अर्क कैसे बनता है, अब हजारों फूल होते हैं, उसको जब क्रश करते हैं तो इसमें से थोड़ा सा अर्क बनता है। इसी तरह ये जो हर एक लाइफ की जो मेमोरी है उसके अंदर से जो मेन चीज़ जो है, जो जिसको हम एसेंस कह सकते हैं, ऐसी चीज़ जो है वो सारी चीज़ इकट्ठा होती है। और दूसरी बात ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, तो उसको कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। तो लाखों जन्म की मेमोरी भी जो है वो हमारे अंदर पड़ी है, पर वो घटना के रूप में नहीं, वो हमारे एक स्वभाव के रूप में, हमारी आदत के रूप में, या जिसको हम एसेंस कह सकते हैं, इस तरह की ये मेमोरी पड़ी हुई है। और यहाँ उन्होंने 2A और 2B बताया था, क्योंकि पहले इस एरिया को 2A 2B कहते थे, बाद में ये जो पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ में जो डायग्राम बताया है उसमें वो 3A और 3B कहते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस समझ लेना, बात एक ही है, वो अभी इसको 3A और 3B पर्पज में कहा है। द थर्ड और मिडल सेक्शन वी सब डिवाइड इनटू थर्ड लेफ्ट साइड ब्रेन एंड फोर्थ राइट साइड ब्रेन। अब जो तीसरा और चौथा जो सेक्शन क्या है
तो तीसरा सेक्शन जो ये है कि जो मिड ब्रेन है उसके दो हिस्से बना दिए हैं, एक लेफ्ट साइड का हिस्सा है और एक राइट साइड का हिस्सा है। तो लेफ्ट साइड का हिस्सा लेफ्ट मिड ब्रेन बनता है और राइट साइड का हिस्सा जो है वो राइट मिड ब्रेन बनता है। इसी तरह ब्रेन के 4 सेक्शन उन्होंने बनाए हैं। एंड ऑफ दिस ह्यूज मास एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ टॉप सरफेस वी, दैट इज आवर साइंस, रियली डज नॉट नो एनीथिंग। तो ये जो है ये हम जो कुछ जानते हैं आज और जो कुछ प्रगति हुई है वो तो ये जो ब्रेन का जो सरफेस है, ऊपर का जो हिस्सा है, उसके फ्यू मिलीमीटर्स एकदम कम हिस्से के अंदर क्या चल पल हो रही है वो कुछ साइंस समझने का प्रयत्न कर रहा है। डीप में जो है वो डीप में जो ब्रेन है उसके अंदर क्या चल रहा है वो तो आज साइंस को आज भी पता नहीं है, और वो पता कर लगाने के लिए कोई साइंस के पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। पर हमारे ऋषि मुनि और योगियों लोग जो थे वो अपने ये एस्ट्रल द्वारा और अपने अटेंशन द्वारा वहाँ तक जा सकते थे, और उसके अंदर क्या है वो लोग जानते थे कि ब्रेन के अंदर डीप में क्या पड़ा है। और जिसको हम शांति कहते हैं वो शांति वहाँ पर ही है। जो ऊपर की जो हिस्सा है उसमें इतनी चहल पहल है, मॉडिफिकेशन हमेशा बनते रहते हैं, तो हम हमेशा अशांति का ही अनुभव करते हैं। शांति क्या है वो तो हमें कुछ पता ही नहीं है। आप शायद कभी एकदम डीप में जाते हैं तो कभी कभार एक थोड़ी सी शांति का अनुभव होता है, बाकी जब तक विचार चालू है तब तक शांति हो नहीं सकती। विचार और शांति ये दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं, और हमेशा हमारे अंदर तो विचार तो चलते ही रहते हैं, यहाँ तक कि नींद में भी विचार चलते रहते हैं। तो शांति, रियल फॉर्म में शांति क्या है उसका हमें लाइफ में आदमी को शायद ही अनुभव होता है। हाँ, पर इसकी कुछ टेक्निक का अभ्यास करते हैं तो, या कोई डीप मेडिटेशन में जाता है और वहाँ फ्यू मिलीमीटर के नीचे जाता है तो उसको पता चलता है कि हाँ वहाँ एक गहरी शांति है। और ये बात तावरिया जी ने एक स्टोरी, जो समुद्र के देवता की स्टोरी वो पहले बताते थे, उस स्टोरी के द्वारा भी उन्होंने यही चीज़ बताई थी कि समुद्र के सरफेस के ऊपर ही ये सब चहल पहल ज़्यादा है, डीप समुद्र के अंदर एकदम शांति है। इस तरह ब्रेन का भी है, ब्रेन का सरफेस के ऊपर बहुत सारी अशांति है, पर डीप ब्रेन जो है उसके अंदर गहरी शांति है। पर हमें वहाँ तक जाना आना चाहिए, तो अगर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो वो शांति का अनुभव कर सकते हैं। Our human body is not the principal body, it is the secondary body, but because in this physical or cellular world a physical or cellular body is required for functioning, so to all intents it appears that it is actually the only one that acts. अब हमारा प्रॉब्लम यही है कि जब ये सब हम पढ़ते हैं और कुछ थोड़ा अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि ये फिजिकल बॉडी के अलावा भी हमारे अंदर और कुछ है और बॉडी हो सकता है। पर हमारा ज़्यादातर जो अटेंशन है और हमारी जो अनुभव है वो फिजिकल बॉडी से ही लेके ज़्यादा है। तो दिन भर में हम जो भी हम कुछ भी करते हैं वो फिजिकल बॉडी से करते हैं, और फिजिकल बॉडी के अंदर ही सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो हमें लगता है, ऐसा ही लगता है कि एज इफ हमारे पास एक ही बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, अंदर कोई है नहीं। पर तावरिया जी कहते हैं कि ये फिजिकल बॉडी तो सेकेंडरी बॉडी है, वो गौण शरीर है। मुख्य शरीर जो है, प्रमुख शरीर है, वो तो अंदर का बॉडी है जिसको एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा जो माइंड जो है वो हमेशा फिजिकल बॉडी के साथ ही चिपका होता है। हम जानते हैं कि एक बॉडी के ऊपर छोटी सी चीज़ कुछ होती है या थोड़ा सा मच्छर भी काट लेता है तो तुरंत बॉडी इतना सेंसिटिव होता है कि बॉडी के अंदर बाहर जो भी होता है तो वो हमेशा, मतलब कि हमारा अटेंशन को बॉडी पकड़ के रखता है। वो हमारा पूरा अटेंशन जो है हमेशा हमारा बॉडी के साथ ही रहता है, हमारा अटेंशन फ्री नहीं रहता है। इसीलिए भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये एक ही बॉडी है। द प्रिंसिपल बॉडी, सेज पतंजलि, refer earlier our quotation number 2 and 3 calls the psychic nature or psychic body
for better understanding we term it astral or molecular body, that is body of next finer matter. अब ये हमने आगे जो दो सूत्र देखे उसके अंदर एक शब्द ये आता है साइकिक नेचर और लो ऑफ साइकिक नेचर। तो उसको तावरिया जी क्या कहते हैं कि ये साइकिक नेचर जो है वो एस्ट्रल बॉडी है या एस्ट्रल बॉडी का एक पार्ट है, और वो एक उसका जो फाइनर मैटर होती है वो सूक्ष्म पदार्थ से ये बना हुआ होता है। अगेन रिफर टू कोटेशन नंबर 1 प्राण और लाइफ ब्रेथ, कोटेशन नंबर 2 लाइफ करंट। तो ये भी हमने आगे देखा कि जो सूत्र के अंदर पहले सूत्र के अंदर शब्द आता है प्राण और लाइफ ब्रेथ, और दूसरे के अंदर सूत्र आता है लाइफ करंट। दिस अवर प्रिंसिपल बॉडी और नेचुरल और मॉलिक्यूलर बॉडी like our physical or cellular body that breathes air, breathes prana और life current। अब ये दोनों का डिफरेंस यहाँ बताते हैं कि फिजिकल बॉडी है वो फिजिकल बॉडी जो है वो श्वास हमेशा लेता है, हमारा जो लंग्स के अंदर श्वास जाता है, और श्वास के जो कॉम्पोनेंट होते हैं श्वास के अंदर जो उसके कंटेंट है, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन वगैरह वगैरह जो तत्व है वो हमारे बॉडी को ज़रूरी है, जिसकी हमारे बॉडी के ब्लड को ज़रूरत है। तो वो हवा से हमारे लंग्स में आते हैं और लंग्स में से वो हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं और ब्लड से वो पूरे शरीर में जाते हैं। तो ये फिजिकल बॉडी के लिए श्वास का लेना और श्वास का होना बहुत ज़रूरी है। पर दूसरा शरीर भी जो है, जो हमारा प्रमुख शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, उसको श्वास की ज़रूरत नहीं है और न श्वास वहाँ तक पहुँचता है। उसके लिए जो फाइन मैटर जो है उसको प्राण कहा जाता है या उसको लाइफ करंट भी कहते हैं, तो या उसको तावरिया जी कॉस्मिक ब्रेथ भी कहते थे। तो ये जो प्राण है लाइफ करंट या कॉस्मिक ब्रेथ वो जो है वो एस्ट्रल बॉडी के लिए है, क्योंकि जिस तरह फिजिकल बॉडी जिंदा रहने के लिए उसको श्वास की ज़रूरत है, इस तरह एस्ट्रल बॉडी का जिंदा रहने के लिए ये प्राण और या लाइफ करंट की ज़रूरत है। This we shall study when we take up further study of breathing। तो ये बाद में जब इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे जब वो ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। Like our physical or cellular body that eats food and drinks liquid, our primary body takes into itself a different set of prana as food. We for our better understanding call this prana as incoming impulses। अब यहाँ फिजिकल बॉडी जिस तरह खाना खाता है तो हम जानते कि भाई हम रोटी सब्जी वगैरह जो ग्रॉस फूड जो है वो हमारा फिजिकल बॉडी के लिए ज़रूरी है, पर एस्ट्रल बॉडी के लिए भी फूड की ज़रूरत है, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी वहाँ एक लाइव है, वो एक लिविंग एंटिटी है, अंदर एक लिविंग है, तो उसको भी कोई फूड तो चाहिए। तो उसका फूड क्या है कि हमारे पांचों इंद्रिय से जो एक शक्ति अंदर आती है, जो शक्ति अंदर आती है वो चीज़ ही उसका फूड है, और उसको तावरिया जी इनकमिंग इम्पल्स कहते हैं। वो भी एक प्रकार का प्राण है। तो पांचों इंद्रिय से प्राण ही अंदर आता है, चाहे हमने कुछ सुना है या देखा है या स्पर्श किया है या टेस्ट किया है या स्मेल, पांचों इंद्रिय है, इसमें से जो कुछ अंदर आता है वो प्राण ही आता है। पर वो प्राण अलग प्रकार का सूक्ष्म प्रकार का प्राण है, क्योंकि आगे वो दो प्रकार के प्राण भी बताएंगे। तो ये जो प्राण है वो 5 इंद्रियों से आया हुआ प्राण जो है वो अपने एस्ट्रल बॉडी का फूड है, वही उसका आहार है। It takes in this prana or incoming impulses all 24 hours, for our principal body never sleeps, is not allowed to sleep by some natures or God's laws. We shall study later. At the high rate of 100 and 120 per each pulse beat। तो ये हम जानते हैं कि इनकमिंग इम्पल्स की रेट क्या है, एक सेकंड के अंदर का है या एक पल्स बीट के अंदर वो 120 इम्पल्स हमारे अंदर आता है और वो एस्ट्रल बॉडी में जाता है और एस्ट्रल बॉडी का फूड बन जाता है। अब यहाँ 2 प्रकार के प्राण की बात करते हैं। द फर्स्ट प्राण
or breath of the primary body goes along with the physical breath of the secondary through the nose. This we shall study when we study further the process of breathing. अब ये एक प्रकार किस तरह हम दो प्रकार से प्राण हमारे अंदर जाता है। एक प्रकार ये है कि जो हम श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ में प्राण भी हमारा नाक के द्वारा अंदर जाता है। तो पहला प्रकार ये है कि नाक से जो अंदर जाता है खाली श्वास नहीं जाता है, श्वास के साथ में प्राण भी अंदर जाता है, पर श्वास का हम थोड़ा अनुभव कर सकते हैं। प्राण तो और सूक्ष्म है, उसका हमें अनुभव नहीं होता है क्योंकि वो नाक से अंदर तो जाता है पर फिर वो नीचे मूलाधार तक पहुंच जाता है और वहाँ से वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। एक ऐसा एक मैकेनिज्म है जिसको हम थोड़ा बुद्धि से समझना मुश्किल है कि ये चीज़ प्राण नाक से अंदर कैसे जाता है और मूलाधार पर कैसे पहुंचता है और फिर वो एस्ट्रल में जाता है। ये सब थोड़ा बुद्धि से समझना बहुत मुश्किल है। जब एस्ट्रल बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ती है तब व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ इस तरह कोई चीज़ अंदर जा रही है। तो ये एक प्रकार ये है कि प्राण इस तरह हमारे अंदर आता है, हमारे नाक द्वारा वो श्वास के साथ में आता है। दूसरा प्रकार ये है कि द सेकंड प्राण विच इज फूड ऑफ आवर प्राइमरी बॉडी इनकमिंग इम्पल्सिस at the rate of 120 per pulse beat enter our physical or cellular body through the five sense organs and reach the registration area or section 1 of the brain or the front lobe. तो ये दूसरा प्रकार का प्राण बताया है यहाँ कि हमारी जो पांचों इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स मतलब पांच इंद्रिय अंग, जो पांच इंद्रिय अंग है जैसे नाक है, कान है, आँख है, ये सारी हमारे इंद्रिय अंग है, सेंस ऑर्गन है। और उसके अंदर जो काम कर रही है जिसके द्वारा हमें समझ में आता है, मतलब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो जो चीज़ है उसको सेंस कहा जाता है। सेंस मतलब इंद्रिय सूक्ष्म है और ये इंद्रिय अंग जो है स्थूल है। तो आँख एक अलग चीज़ है और आँख से देखने की शक्ति अलग चीज़ है। तो एक सेंस है और एक सेंस ऑर्गन्स है। अभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति की आँख अच्छी है, उसके आँख बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर भी वो देख नहीं सकता है। तो क्या कि सेंस ऑर्गन्स और ये जो सेंसिस का जो मिलाप होता है और वो पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण ये चीज़ बनती नहीं है। तो ये दोनों का, सेंसिस और सेंस ऑर्गन दोनों का एक साथ में काम करना ज़रूरी है ताकि हम चीज़ को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें तभी होती है कि जब सेंस ऑर्गन और सेंस साथ साथ काम करते हैं। तो ये दूसरी प्रकार का प्राण जो है वो पांच इंद्रिय से हमारे सेंस ऑर्गन द्वारा अंदर आता है और वो एस्ट्रल के अंदर चला जाता है। और हमने पूरी प्रक्रिया देखी है कि भाई वो मूलाधार से फिर ईदा या पिंगला द्वारा तालुका तक पहुंचता है, वहाँ से आइडेंटिकल मेमोरी लेके फिर सेक्शन 1 के अंदर विचार बन के प्रकट होता है। सेंस ऑर्गन्स आर नॉट द सेंसेस देमसेल्व्स। ये फिर से ये बात के ऊपर भार देते हैं और बार बार ये कहते रहते हैं कि भाई ये इसके अंदर एक डिफरेंस जानना जरूरी है। सेंस ऑर्गन्स आर नॉट द सेंसेस देमसेल्व्स, फिर से यही बात कहते हैं और ये बात वो बार बार हमेशा कहते रहते थे कि भाई ये दोनों चीज़ का डिफरेंस समझ लो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे यहाँ हर जगह पर इंद्रिय शब्द ही उपयोग हुआ है, इंद्रिय अंग ऐसा शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। गीता में भी देखेंगे तो इंद्रिय शब्द बार बार इसके अंदर आता है, पर इंद्रिय और इंद्रिय अंग ये दो चीज़ अलग है, वो हमेशा जानना समझना चाहिए। द सेंस ऑर्गन्स आर नॉट द सेंसेस देमसेल्व्स। प्लीज रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस, द मोस्ट वाइटल डिफरेंस। तो अभी हमने देखा इसका दोनों का डिफरेंस क्या है। एक फिजिकल बॉडी के अंदर है और एक एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो शक्ति बाहर से आती है इनकमिंग इम्पल्स के रूप में, उसको प्राण कहते हैं और वो सेंस है, इंद्रिय है। द ऑर्गन ऑफ सेंस मे बी परफेक्ट एंड येट देयर कुड बी द फिजिकल डिफेक्ट और डेफिशिएंसी ऑफ दैट सेंस इन अ पर्सन, because the sense are the important incoming impulses that run through the second set of nervous system, the motor nerve,
or sympathetic and parasympathetic system of nerve, and if these nerves do not function properly, the sense or organs cannot help us. तो ये अभी हमने देखा कि भाई एक चीज़ जैसे कि एक मृत व्यक्ति है, अभी अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो हम देखेंगे कि उसकी आंख एकदम परफेक्ट है, फिर भी वो देख नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि इसके खाली सेंस ऑर्गन से नहीं देखा जाता है ना, उसके अंदर सेंस, इसकी अभी वो व्यक्ति मृत हो गई तो उसकी सेंसिस अभी काम करनी बंद हो गई, इनकमिंग इम्पल्स अंदर आना बंद हो गया। तो ऐसा इतना काफ़ी नहीं है कि खाली सेंस ऑर्गन इसका अच्छा है पर सेंसिस ही नहीं है, तो वो कुछ न सुन सकती है न देख सकती है। और कभी इसी तरह हमारा कोई ऑर्गन डिफेक्टिव है, जैसे कि कान है, कान ठीक ठाक है मानो के, पर कान के द्वारा जो मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है वो जो है वो नर्व, अगर वो नर्व के अंदर कोई खामी है, क्योंकि उसके अंदर मोटर नर्व काम करती है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व काम करती है मैसेज ले जाने का और लाने का। अगर वो नर्व के अंदर खामी होती है तो भी ये जो सेंसिस जो काम करती है, इसके द्वारा सेंसिस काम करती है, वो काम नहीं कर सकती है। तो ऑर्गन तो अच्छा है, कान अच्छा है, पर फिर भी अंदर नर्वस सिस्टम काम नहीं करती है तो सुनना संभव नहीं होता है। इसीलिए ये सेंस का काम करना इतना जरूरी, खाली ऑर्गन अच्छा हो वो जरूरी नहीं है, पर सेंस भी अच्छी तरह काम करे, इंद्रिय अच्छी तरह काम करे, ये बहुत जरूरी है। बट वी आर अंडर द इल्यूजन दैट आवर सेंस ऑर्गन्स आर ओनली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल। पर हमें तो ये कोई एस्ट्रल की प्रक्रिया का कुछ अनुभव ही नहीं है, इसीलिए तो हम जानते ही नहीं कि भाई ये तो पहले इम्पल्स आया। क्योंकि प्रोसेस क्या होती है कि भाई कान के ऊपर एक ध्वनि पड़ता है, तो वो तो पहले तो उसकी पहचान होने से पहले पूरी एक एस्ट्रल की प्रक्रिया बन जाती है, उसके बाद में फिजिकल में ब्रेन के अंदर ये नर्वस सिस्टम की प्रक्रिया बनती है। दो प्रक्रिया हमेशा साइमल्टेनियस चलती है, कोई भी चीज़ या देखते हैं, सुनते हैं, पांचों इंद्रिय से जो होता है, क्योंकि पहले तो खाली वाइब्रेशन ही अंदर आता है इम्पल्स के रूप में, वो मनस बाहर जाता है और वो चीज़ को अंदर ले आता है वाइब्रेशन के रूप में, इम्पल्स के रूप में, और वो चीज़ जो है वो ब्रेन में जाती है और इसकी प्रोसेस बनती है। उसके बाद में फिजिकल लेवल पर ये नर्वस सिस्टम की प्रोसेस बनती है, क्योंकि हर ऑर्गन के साथ नर्व्स जुड़ी हुई होती है। आँख है तो आँख से हम देखते हैं, पर जो पिक्चर जो है वो आँख के ऊपर पड़ता है। जैसे कि पेड़ को हमने देखा, एक ट्री को देखा, तो उसका जो पिक्चर हमारे आँख के ऊपर पड़ा, तो आँख के अंदर फिर रेटिना होता है और इसके साथ में जो नर्वस सिस्टम होती है वो ब्रेन के अंदर ले जाता है और वे कहते हैं कि भाई ये चीज़ ये है, पर ये सेकेंडरी है। उसके पहले मेन जो पूरी प्रोसेस है वो एस्ट्रल के अंदर गठित हो जाती है, उसके बाद में ये फिजिकल के अंदर गठित होती है। अब एस्ट्रल की प्रक्रिया तो हमें समझ में ही नहीं आती है, ना कोई हमारा इतनी सेंसिटिविटी है कि भाई ये कोई अंदर इम्पल्स आया और इस तरह प्रोसेस हो गई और बाद में हमें ये फिजिकल की प्रोसेस का पता चलता है। तो इसीलिए हम ऐसा ही मानते हैं कि भाई खाली सेंस ऑर्गन ही काम कर रहा है, सेंसिस जैसा कुछ है नहीं या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। Science will be able to prove in the near future that by tapping certain points in the brain and body, we can replace the work of a particular defective sense organ. अब साइंस आगे जाके अगर साइंस को पता लगेगा, क्योंकि ये सब अंदर इंटरनल कनेक्शन है, तो कोई ऐसे पॉइंट होते हैं ब्रेन के अंदर और बॉडी के अंदर, उसको टैपिंग करते हैं, तो इसका जोड़ान करते हैं, वो जोड़ते हैं इन चीज़ों को, तो जो डिफेक्टिव जो ऑर्गन है वो भी फिर से काम करना चालू हो जाता है। तो ये योग का इनका अनुभव में उनको पता है कि भाई इस तरह कुछ टैपिंग से ये डिफेक्टिव काम करता है, पर साइंस अभी इसको पता नहीं है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है कि जिसको टैप करने से ये डिफेक्टिव सेंस ऑर्गन काम करना चालू कर देगा, पर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। In the registration area of front lobe or section 1 are 4 vital points. We call them for better understanding centers, and these are mental or intellectual,
emotional, all emotions from outside to most sublime, third sex, and fourth moving. That is responsible for all movements, whether physical, outer or inner. यहाँ एक चौथी, ये तो तीनों तो हम जानते हैं, चौथी में एक इम्पोर्टेंट बात समझनी ये है कि कई बार हम मूविंग सेंटर के बारे में इतना ही जानते हैं कि हम बाहर की जो एक्टिविटी, हमारे अंदर जो थॉट उत्पन्न होते हैं और अंदर सूक्ष्म प्रकार की जो मूवमेंट होती है, वो भी ये मूविंग सेंटर का ही भाग होता है, मूविंग सेंटर का ही फंक्शन है। तो विचारों का उत्पन्न होना न खाली थिंकिंग सेंटर या कोई इंटेलेक्चुअल का है, पर वो उसके अंदर ये मूविंग सेंटर भी रिस्पॉन्सिबल है। और ये 4 सेंटर क्या है इसके बारे में तो अब तक में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। द इनकमिंग इम्पल्सिस हैव एफिलिएशन फॉर वन और मोर ऑफ दिस 4 सेंटर्स और वाइटल पॉइंट्स। ये भी हम सब इनर डिसिप्लिन में चारों केंद्र के जब स्टडी किया था तब हमने देखा था कि इनकमिंग इम्पल्स जो आता है वो मेमोरी पैटर्न को लेकर आगे आता है, तो वो जब डिकोड होता है तो एक सेंटर पर नहीं होता है, एक से ज़्यादा 2 या 3 सेंटर के ऊपर वो डिकोड होता है और फिर वहाँ विचार बन के प्रकट होता है। टुडे वी शैल स्टॉप हियर टू प्रोसीड फर्दर इन आवर नेक्स्ट मीटिंग, दैट इज ऑन 19 नवंबर 1981। तो यहाँ वो डिस्कशन यहाँ अभी ख़त्म करते हैं और आगे का नेक्स्ट मीटिंग जो 19 नवंबर 81 को हुई थी उसके अंदर आगे की चीज़ें उन्होंने बताई थी। फॉर आवर ब्रीदिंग वी शैल एड टुडे 2 more बट सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो पहली मीटिंग में हमने देखा था कि रिफाइनिंग 1 नंबर और 2 नंबर, हालांकि उस समय तो म्यूज़िक नहीं था और उसका नाम रिफाइनिंग भी नहीं दिया गया था, पर वो चीज़ वो उसी समय डेवलप करते थे। तो 1 नंबर और 2 नंबर उन्होंने सिखाई थी फर्स्ट मीटिंग के अंदर। अभी इसके अंदर जिसको हम थर्ड कहते हैं, पैर को पकड़ के करते हैं, वो यहाँ नहीं सिखाई है, वो एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में सिखाई है। पर यहाँ रिफाइन के रूप में जिसको हम चौथी एक्सरसाइज जो है इंस्टॉलमेंट में श्वास लेना और मुंह से छोड़ना, ये यहाँ सिखाते हैं। इसको नंबर 3 का है। नंबर 3, टेक इन ब्रेथ इन 5 स्टेप्स एंड ब्रीथ आउट फोर्सफुली। यहाँ मुंह से छोड़ना ये भी नहीं लिखा है, शुरुआत में वो बाद में सब डेवलप हुआ था कि मुंह से श्वास जोर से फोर्सफुली छोड़ना है। तो ये जो हमारी चौथी एक्सरसाइज रिफाइनिंग है वो उस समय उन्होंने यहाँ सिखाई थी 3rd नंबर पर। नंबर 4, वी शैल नाउ प्रैक्टिस द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप ऑफ द 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। तो वहाँ जो पहले उन्होंने सिखाए थे 3 स्टेप के 2 स्टेप, उसके अंदर वो टेक्निक जो है उसके ही 2 पार्ट उन्होंने सिखाए थे। तो उसके अंदर एक जो है वो पहला पेट से श्वास लेना किस तरह करना है वो उन्होंने सिखाया था, बाद में छाती से भी किस तरह करना है। तो ये दोनों मिलके फिर टेक्निक बनती है। 2 फिजिकल एक्सरसाइजेस, अब 2 एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज भी सिखाते हैं। उसमें पहली एक्सरसाइज है सीट ऑन फ्लोर, लेग्स इन फ्रंट, होल्ड टोज। तो अभी जो हम तीसरी एक्सरसाइज करते हैं वो उसमें बिना ब्रीदिंग के उन्होंने ये फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में, जैसे कि योग में इसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं, इस तरह एक एक्सरसाइज के रूप में सिखाया था। और रोटा एक्सरसाइज वो हर शिविर के अंदर खुद वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताते थे, उनके वीडियो के अंदर रोटा एक्सरसाइज हम देख सकते हैं। फर्दर टू द कोटेशन ऑफ पतंजलि फॉर थिंकिंग विच वी हैव एग्जामिन्ड इन आवर फर्स्ट मीटिंग, वी कोट इन द नेक्स्ट 2 फॉलोइंग दैट कोटेशन। तो पहली मीटिंग के अंदर जो उन्होंने पोज के बारे में जो महर्षि पतंजलि का सूत्र है वो लिया था
अब महर्षि पतंजलि का और दो सूत्र जो है पोज के रिलेटेड ही है, वो यहाँ बताते हैं। तो दूसरा सूत्र क्या है, ये सूत्र जो है वो बुक 3 का है। बुक 3 के अंदर 10th नंबर का जो सूत्र है, 10वां सूत्र, वो पोज का ही सूत्र है। वो सूत्र था वो 9 नंबर था, बुक 3 का 9 नंबर का सूत्र पोज का था। अब इसमें भी पोज की ही बात है, वो आगे महर्षि पतंजलि पोज की बात दूसरे सूत्र में भी करते हैं। वो संस्कृत में इस तरह है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। तो ये 10वां सूत्र 3rd बुक के अंदर है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। मतलब कि जो ये इसमें आगे आएगा कि जो ये हम पोज की प्रैक्टिस जब करते हैं तो हमारे अंदर आध्यात्मिक दर्शन की स्थिरता प्राप्त होती है। वही यहाँ उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ दिस हैबिट और माइंड, दैट इज पोज और वेटिंग, देयर बी इवेंचुएट अ स्टेडीनेस ऑफ परसेप्शन। तो ये जो संस्कृत का सूत्र है, उसका इंग्लिश यहाँ एक इस तरह करते हैं कि थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ दिस हैबिट ऑफ माइंड, मतलब कि पोज की जो क्रिया है उसका हम अभ्यास करते हैं, उसको बार बार करते हैं और उसको एक हैबिट के रूप में हम बना देते हैं, माइंड की एक हैबिट बना देते हैं पोज की। तो उसके द्वारा हमारे अंदर स्टेडीनेस ऑफ परसेप्शन, मतलब कि दर्शन की स्थिरता हमारे अंदर उत्पन्न होती है। इस तरह यहाँ ये कहते हैं। हालांकि उसको जो ट्रेडिशनल जो है उसके अंदर ये कहते हैं, यहाँ शब्द है ना प्रशांत वाहिता। तो प्रशांत वाहिता का मतलब होता है शांति, प्रशांति। तो दूसरे ढंग से हम सोचे तो ये भी कह सकते हैं कि ये पोज का बार बार अभ्यास करने के ऊपर व्यक्ति के अंदर प्रशांति का अनुभव, शांति का अनुभव होता है। यहाँ महर्षि पतंजलि प्रशांत वाहिता शब्द उपयोग करते हैं। उसका मतलब भी यही है कि प्रशांति का वहन होना, प्रशांति अंदर स्थापित होती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि पोज की बार बार अभ्यास करने से ये इस प्रकार की एक बेनिफिट मिलता है। उसके आगे का सूत्र है जिसके अंदर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षय उदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। तो समाधि परिणाम किस तरह प्राप्त होता है, वो कहते हैं कि सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली जो वृत्ति है उसका क्षय होने से, एकाग्रता प्राप्त होने से ये समाधि परिणाम प्राप्त होता है। इसका इंग्लिश तर्जुमा यहाँ इस तरह करते हैं, द एस्टेब्लिशिंग ऑफ दिस हैबिट and the restraint of the mind, that is pause or waiting, from its thought form making tendency, that is habit of automatic reflex action, result eventually in the constant power to continued attention or sustained attention। तो विचार बनाने की ये जो एक आदत जो है उसको कम करने से, उसको उसके ऊपर रिस्ट्रेन करने से, वही जो पोज है। तो पोज के अंदर हम ये करते हैं कि जो विचार बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कम कर देते हैं, उसको क्षय कहते हैं। यहाँ तो क्षय शब्द पतंजलि ने यूज़ किया है। और एकाग्रता प्राप्त करते हैं, जिससे मतलब कि जो हमारे अंदर ऐसे कोई भी चीज़ देखते हैं और हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न होता है, एक वासना उत्पन्न होती है, या ऐसा कुछ अंदर ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है जिसको प्राप्त करने की वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसी वृत्तियों का क्षय जब हो जाता है और इस तरह का चिंतन जब हम करते हैं, तब जो एकाग्रता उत्पन्न होती है उससे समाधि परिणाम प्राप्त होता है। समाधि परिणाम मतलब वो ऊंची स्थिति है। तो कहने का मतलब ये पतंजलि का तो ये है कि भाई ये पोज की टेक्निक का अभ्यास करने से आगे जाके ये समाधि तक ये ले जाती है। हालांकि ये खाली यहाँ तक बात नहीं है कि
हम जो प्रतिक्रिया करते रहते हैं वो खाली फिजिकल लेवल की प्रतिक्रिया को रोकना पोज है। यहाँ फिर बहुत डीप में बात होती है कि मेडिटेशन के अंदर भी जो विक्षेप उत्पन्न होते हैं उसके वहाँ भी वहाँ पोज करना पड़ता है, वो विक्षेप को शांत कर देना पड़ता है और उस वहाँ वो पोज निर्माण करना पड़ता है। मतलब ये जो ये लास्ट दो सूत्र है, सूत्र 10 और 11वां, वो सूत्र के अंदर पोज की टेक्निक अप्लाई होती है, पर वो दूसरे ढंग से होती है। नॉर्मल कोर्स में हम जो पोज की बात करते हैं वो हमारा जो प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, गलत का व्यवहार कर देते हैं, उसको रोकने के लिए हम पोज की यहाँ बात करते हैं। जबकि ये सूत्र के अंदर डीप में जब ध्यान के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको किस तरह इच्छाएं उत्पन्न होती है, उस तरह पर किस तरह काम किया जाता है, वहाँ पोज एक अलग चीज़ होती है। And we give a final quotation that will make clear how very necessary is the establishing of this new and correct habit of thinking। तो लास्ट में एक दूसरा भी एक बहुत अच्छा एक ये कोटेशन देते हैं, नथिंग इज अचीव्ड अंटिल द माइंड इज कैप्चर्ड। ये तो हर जगह पर ये बात ये होती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नथिंग इज अचीव्ड अंटिल द माइंड इज कैप्चर्ड। जब तक मन वश में नहीं होता है तब तक कोई भी चीज़, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो या किसी प्रकार की भी हो, वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो पहले हम कम से कम पहला ये तो करना ही पड़ेगा कि चाहे आध्यात्मिक प्रगति करनी है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करनी है, हमें ये माइंड को वश किस तरह करना है, माइंड को किस तरह ट्रेन करना है, टेम करना है, वो सीखना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कोटेशन है, नथिंग इज अचीव्ड अंटिल द माइंड इज कैप्चर्ड। वी शैल एड हियर सम रीडिंग फ्रॉम दैट वंडरफुल बुक हाउ टू एंटर द साइलेंस, ए वाइटल स्टडी एंड प्रैक्टिस एज डिस्क्राइब बाय अ पर्सन वेरी वेल रियलाइज। तो एक ये हेलन वॉलेस करके जो थी व्यक्ति, उसने ये हाउ टू एंटर साइलेंस बुक लिखी है और यूट्यूब के ऊपर भी ये बुक के कोटेशंस आपको मिलेंगे, उसका वीडियो भी है। तो उसके अंदर बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर से ये 3 प्रकार के कोटेशंस यहाँ तावरिया जी ने लिए हैं, वो आज पढ़ लेते हैं और ये मीटिंग समाप्त करेंगे। तो पहला कोटेशन से, ह्यूमन लाइफ इज द अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्शियस रीएडजस्टमेंट to a higher order of consciousness, and yet without losing the best that human life has to give of work, love, family and national, civic and social relationships। तो यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो तावरिया जी की जो खास वो उनकी जो फिलोसफी या जो तावरिया जी जो चीज़ को मानते थे कि हमेशा 2 चीज़ साइमल्टेनियसली बनी रहनी चाहिए। वो हमेशा कहते हैं ना कि भाई आप हिमालय पर भाग मत जाओ, आश्रमों में भाग मत जाओ, संसार में रहो और विकास करो। तो यहाँ भी एक यही बात है इसके अंदर कि जो हमारी ह्यूमन लाइफ है ये एक प्रकार की एक हमें अपॉर्चुनिटी एक तक देती है, किस चीज़ का, कि एक और हम जो हायर कॉन्शियसनेस है उसको भी हम धीरे धीरे करके प्राप्त कर लें, और दूसरी ओर जो हमारे जो संसार के अंदर जो हमारा जीवन है, संसार के अंदर हमारी ड्यूटी है, हमारी फैमिली के प्रति, हमारा वर्क के प्रति, हमें जो लोगों को प्रेम देना है, ये सब, और उसके अलावा भी हमारी राष्ट्र के प्रति या हमारी सामाजिक, ये सब जो है वो सबका बैलेंस होना चाहिए। दोनों चीज़ एक साथ साथ में होनी चाहिए, न कि हम कोने में बैठ के खाली हायर कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर लिया और फिर हम वही चीज़ फैमिली के साथ में या हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटीज़ है उसको हम फॉलो नहीं करते, तो एक गलत हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ कोटेशंस ये बहुत अच्छा है और तावरिया जी हमेशा यही बात करते रहते थे कि बैलेंस लाइफ में आना चाहिए दोनों चीज़ के अंदर। एक आप आध्यात्म भी प्राप्त करो और संसार को छोड़ना ही नहीं है, संसार के अंदर भी जियो और अपना ऑब्लिगेशन से उसको भी करते रहो, उसको ऊपर भी रहो। तो ये पहला एक कोटेशन है। दूसरा कोटेशन है, दैट सर्विस इन द वर्ल्ड वॉज एंड इज
एज इम्पेरेटिव एज प्रेयर। तो जिस तरह प्रार्थना व्यक्ति के लिए कितनी जरूरी है, इसी तरह सेवा की वृत्ति भी व्यक्ति के अंदर जरूरी है। सेवा की वृत्ति माने एक दूसरों को हम किस तरह मददरूप बन सकते हैं, इस तरह एक भाव हमेशा रहना चाहिए। और जितना हो सके, और हो सके कि फिजिकली हम किसी को हेल्पफुल न भी हो सके तो दूसरे कोई रूप से किसी तरह भी, कम से कम हमारे विचार से किसी को अच्छी बात कह के, किसी को कभी कोई दुखी है तो उसको दो अच्छी बात करके उसको ये करके अच्छी बात करके उसको शांति प्रदान हो। तो सर्विस अलग अलग रूप में हो सकती है, पर ये सर्विस जो है वो प्रार्थना की तरह अनिवार्य है, इम्पेरेटिव है। एंड दैट ए बैलेंस लाइफ रिक्वायर्ड स्पिरिचुअल रिसोर्स फॉर मटेरियल अचीवमेंट। तो मटेरियल अचीवमेंट जो अगर करना है, भौतिक सिद्धियों को भी प्राप्त करना है, तो हमारे उसका जो सोर्स होगा वो तो हमारी आध्यात्मिकता ही होगी। आध्यात्मिक जो भूमिका, हम जितना अध्यात्म में आगे जाते हैं उसके द्वारा ही वो उस सोच से ही हम आगे ये भौतिक अचीवमेंट को हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही यहाँ भी एक बैलेंस की बात हुई है, जो हम आगे बैलेंस देखा कि हायर कॉन्शियसनेस और संसार, ये दोनों के अंदर बैलेंस करना है। इसी तरह यहाँ भी स्पिरिचुअल रिसोर्स जो हम करते हैं और उसके द्वारा भौतिक सिद्धि, ये दोनों चीज़ जो है वो भी इस तरह होनी चाहिए कि हमारी लाइफ बैलेंस में चले। और लास्ट में कहते हैं, थ्रू दिस कॉन्शियस कोऑपरेशन बिटवीन दिस लोअर एंड हायर नेचर, मैन शुड अचीव द नेक्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो दूसरी बात यहाँ जो है वो क्या करना है कि एक कॉन्शियस कोऑपरेशन करना है, एक दो चीज़ों का, हायर और लोअर जो नेचर है उसके दोनों के को जोड़ना है। और उसके इससे जो प्राप्त करना है वो क्या है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। आगे कहते हैं, दैट इज आवर फिजिकल बॉडी कैन बी मेड मोर सेंसिटिव, कल्चरल, ट्रेन्ड, which would actually appear as biological evolution. This can be done by scientific yoga practices or wait for nature and God to bring it about through the material process of evolution in the next few million years. तो यहाँ एक जो बात करते हैं एक इवोल्यूशन की, अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है कि व्यक्ति साधना करता है तो उसके साथ साथ में उसके अंदर जो परिवर्तन आता है, तो एक बायोलॉजिकल परिवर्तन भी आता है। तो एक पहला फिजिकल लेवल पर परिवर्तन आता है, उसकी भूख कम हो जाती है, वो 2-3 दिन में, हफ्ते में एक बार खाएगा तो भी चलेगा, उसकी नींद एकदम कम हो जाती है। और इस तरह उसका एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है। उसके साथ में उसका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो है वो भी साथ में पैरेलली बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जैसे हमने वो प्रत्याहार का चैप्टर पढ़ा तो प्रत्याहार के जो आगे के स्टेजेस है उसके अंदर व्यक्ति का एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कंप्लीट होता है और उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी अच्छी तरह उस समय बढ़ चुकी होती है। और इससे उसका बॉडी भी काफ़ी सेंसिटिव, कल्चर्ड और ट्रेन हो जाता है। पतंजलि ने इसके लिए भी एक सूत्र दिया हुआ है, बुक 3 के अंदर ही है, 46 सूत्र, जिसके अंदर काय संपत्ति, मतलब कैसा बॉडी होना चाहिए, काया बॉडी कैसा होना चाहिए, इसका भी एक सूत्र है। तो ये बात यहाँ उसके अनुरूप है, उसको यहाँ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यहाँ कहते हैं। और दूसरा इवोल्यूशन उसके साथ साथ में हमारा जो बीइंग का इवोल्यूशन चलता रहता है। बीइंग का इवोल्यूशन किस तरह है कि भाई आज हम है तो हमारा बीइंग का इवोल्यूशन, जैसे कि भाई भूलोक के 4th सब स्टेज के अंदर है, तो हमारा इवोल्यूशन यहाँ तक का ही है। हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम हमारा कितना इवोल्व हुआ है कि भूलोक का 4th सब स्टेज है वहाँ तक का है। अब जब इनर इवोल्यूशन होगा और तो क्या होगा कि भूलोक का 5th सब स्टेज, 6th सब स्टेज, 7th सब स्टेज का जो चीज़ है उस स्टेज के पैरेलल हमारे अंदर हमारा बीइंग डेवलप होगा। तो बाहर एक जो
लोक के रूप में एक चीज़ इवोल्यूशन के अंदर है, दूसरी और हमारे अंदर इस तरह का इवोल्यूशन होता है। तो हम यहाँ फिजिकल बॉडी में यहाँ है, पर हो सकता है कि हमारा डेवलपमेंट इतना हो कि हमारा बीइंग जो है अभी वो 5th सब स्टेज का हो जाए, आगे जाके 6th और 7th सब स्टेज का भी हो जाए। तो इस तरह ये इवोल्यूशन होता है और ये व्यक्तिगत साइंटिफिक योग का अभ्यास से ही होता है। नहीं तो यहाँ तावड़िया जी कहते हैं कि फिर लाखों जन्म तक आप वेट करो, धीरे धीरे प्रकृति तो कि एक दिन आपको ये ऊपर के इवोल्यूशन में ले ही जाएगी, क्योंकि प्रकृति खुद भी इवॉल्व हो रही है। ऐसा नहीं है कि इंसान खुद ही खाली इवॉल्व हो रहा है, प्रकृति का भी इवोल्यूशन हमेशा बनता रहता है। तो प्रकृति एक दिन इवोल्यूशन उसका होगा, जैसे कि प्रकृति अभी इवोल्यूशन प्रकृति का हमारा 4th सब स्टेज का है, अभी 5th सब स्टेज के अंदर जाना है। तो प्रकृति को तो 5th सब स्टेज में जाने में हजारों साल लाखों साल भी लग जाएंगे, पर हमें 5th सब स्टेज में 6th 7th सब स्टेज में जाना है, या भूवलोक में स्वलोक में कोई भी लोक के अंदर हमारा इवोल्यूशन करना है तो हम स्व प्रयत्न से कर सकते हैं। बाकी प्रकृति उसके लिए बहुत लंबा समय लेगी। तो ये यहाँ वो एक हमारा इनर इवोल्यूशन है। तो 2 प्रकार के ये इवोल्यूशन की यहाँ बात है। यहाँ मीटिंग पेपर भी ख़त्म होता है और हमारा समय भी समाप्त हो गया है।